Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to again in our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear friends, in this video we will discuss one of the most important theorem based on complex analysis for MSc Mathematics and whatever for all university, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम। स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ जी इज़ ओपन एंड कनेक्टेड। जी बेटा आपको कोई ओपन एंड कनेक्टेड सेट दिया हुआ है। एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम जी टू सी इज़ डिफरेंशिएबल। एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है बेटा आपका विद, कह रहा है कि एफ डैश जेड इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी, देन एफ इज़ कांस्टेंट। बेटा ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 8 या 10 मार्क्स में आ जाता है एग्जामिनेशन में। ये बहुत जनरल सा रिजल्ट है। ये हमें पता भी होता है कि अगर किसी अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो वो फंक्शन आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, हम जनरली अब तक लोअर क्लासेस से करते आए हैं कि अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन ही हो सकता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो यहाँ पे आज हम उसका प्रूफ करने वाले हैं। जो जनरल थिंग है, जो हमें पता है कि ऑब्वियस है, होती ही होती है, हम उसको क्रैम करके आए हैं या वट जो भी करके आए हैं, आज यहाँ पे हम उसका प्रूफ करने वाले हैं। तो बेटा एफ डैश जेड आपको 0 गिवन है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी, देन एफ इज़ कांस्टेंट, ये आपको प्रूव करना है। नोटेड मेन यहाँ पे क्या है कि जी आपका ओपन है और कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मीनिंग क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बेटा इसको हम प्रूव करने के लिए एक छोटा सा लॉजिक स्टार्ट करेंगे। वो दो फर्स्ट लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ये कीवर्ड है इस थ्योरम का। ये कह सकते हैं कि मैंने एक पॉइंट फिक्स किया। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, तो बेटा यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स किया मैंने, फिक्स डब्ल्यू नॉट बिलोंग्स टू जी। मैंने जी से कोई एक पॉइंट लिया, डब्ल्यू नोट की प्लेस पे आप क्या ले लो, इसको जेड नोट ले लो बेटा। जेड नोट बिलोंग्स टू जी सच दैट, मैंने फिक्स कर दिया कि बेटा ये जेड नोट ना, जेड नोट पे जो फंक्शन है वो डब्ल्यू नोट कोई आंसर दे रहा है। डब्ल्यू नोट कोई भी नंबर हो सकता है आपका। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट फिक्स किया है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा आगे थ्योरम में। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हमने एक ऐसा पॉइंट जेड नोट फिक्स किया है जी से कि वो पर्टिकुलर एफ जो है इस जेड नोट पे क्या दे रहा है, डब्ल्यू नोट दे, फिक्स कर लिया। क्योंकि ये भी मैं बताऊंगा, क्रैम करने की कोई नीड नहीं होगी, बने रहें आप मेरे साथ। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बेटा एक सेट और डिफाइन किया मैंने, लेट अस डिफाइन अ सेट ए जेड belongs to G such that f of Z gives W नोट। ठीक है बेटा, मैंने एक सेट A ऐसा डिफाइन किया जिसमें G के वो एलिमेंट जा रहे हैं, जहाँ पर्टिकुलर F अप्लाई होने के बाद क्या आंसर देता है आपको, फिक्स W नोट आंसर देता है। ऐसे एक मैंने सेट बना लिया कि G में जितने भी एलिमेंट F लगने के बाद W नोट देंगे वो सभी कहाँ है, A में है। अब यहाँ पे मेरा एक छोटा सा एम रहेगा कि मैं कैसे भी करके इस ए को ओपन और क्लोज्ड प्रूव कर दूँ। उससे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ बेटा। देखो स्टेटमेंट में आपको एक चीज़ दी हुई है, रफ में मैं बता देता हूँ हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, फिर आपको क्रैम करने की नीड नहीं पड़ेगी बेटा। सिंपली यहाँ पे आपको जी जो है ना वो कनेक्टेड दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अगर जी कनेक्टेड है तो वो क्या कहता है कि जी का, अगर जी कनेक्टेड है जो कि हमें दिया हुआ है, तो आप ये दिखा दो कि कोई भी सेट, मान लिया ए उसका कोई सेट है, सबसेट है जी का। ठीक है, जी हमें कैसा दिया हुआ है, कनेक्टेड दिया हुआ है बेटा। ठीक है, कनेक्टेड दिया हुआ है। ए मैं उसका कोई सबसेट लूँगा। ठीक है, तो मैंने सबसेट लेने के बाद अगर ये ए ओपन भी हो जाए और क्लोज्ड भी हो जाए, ठीक है बेटा, तो जी के कनेक्टेड होने की वजह से ए और जी जो है ना इक्वल हो जाएंगे बेटा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि अगर जी कनेक्टेड चल रहा है तो उसका कोई भी सबसेट ओपन और क्लोज्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर है तो वो खुद ही है, ऐसा भी कह सकते हैं हम इसको। तो जी के कनेक्टेड होने की ये डेफिनेशन ही हुई कि अगर जी कनेक्टेड है तो उसका कोई भी सबसेट ए अगर हम ले लें और अगर वो ओपन और क्लोज्ड हो जाए, पहली बात तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर हो रहा है तो इसका मतलब ए और जी बोथ मस्ट बी सेम, ये दोनों सेम ही होंगे आपके। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अभी ये कि ए जी का कोई सबसेट है और ए ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, और जी के कनेक्टेड होने की वजह से ए और जी इक्वल हो जाएंगे।
ए और जी के इक्वल होते ही हमारा जो थ्योरम है वो कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा बेटा। वो प्रूफ कैसे होगा उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप देखते रहें। लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है कि ए और जी के इक्वल होने से कैसे प्रूव हो जाता है ये थ्योरम, ठीक है बेटा, वो बताएंगे हम आपको। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ए को जी का सबसेट दिखाना है और ओपन और क्लोज दिखाना है। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, ज़्यादा क्रैम करने की नीड नहीं है आपको, ना हेडेक लेने की है। बने रहे बस मेरे साथ, आप डरने की बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आप एक चीज़ देखें, पहले दिखाएं कि ए 9 नंबर पट्टी है, ठीक है बेटा। अब आपको एक बात पता है कि हमने एक पॉइंट फिक्स किया है जेड नोट, जहाँ पे फिक्स है कि वो डब्ल्यू नोट ही आंसर देगा। तो मैं एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, सिंस जेड नोट जी में है, हमने फिक्स किया हुआ है यहाँ पे ये, और एफ ऑफ जेड नोट जो है वो फिक्स है, डब्ल्यू नोट आंसर दे रहा है। जो जी का एलिमेंट डब्ल्यू नोट आंसर दे दे तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो जेड नोट है बेटा वो ए में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए है वो आपका 9 नंबर पट्टी सेट है। और देखो अब हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि क्लियरली ए जो है ना वो प्रॉपरली कंटेन है जी में। कैसे हुआ देखो ये बेटा, ए में कौन से एलिमेंट जा रहे हैं, ए में जी के वो एलिमेंट जा रहे हैं जो पर्टिकुलर डब्ल्यू नोट आंसर देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जी के सारे एलिमेंट डब्ल्यू नोट आंसर दे दे, वो तो बाद की बात है। तो इसका मतलब जी के ये एलिमेंट जा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत से जी में ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो डब्ल्यू नोट आंसर ना दें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी है वो बड़ा सेट है और ए छोटा है, मतलब ए जो है वो जी में ही कंटेन है, क्योंकि जी के कुछ एलिमेंट ए में जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जी के सारे एलिमेंट ए में चला जाएं। लेकिन ये श्योर है कि ए में जो एलिमेंट जाएंगे वो ए में वही जाएंगे जो जी में होंगे और साथ साथ डब्ल्यू नोट भी आंसर प्रोवाइड कराते होंगे एफ अप्लाई होने के बाद। तो हम कह सकते हैं क्लियरली ए सबसेट ऑफ जी। तो मेरा बस ये रह गया कि ए को ओपन दिखाना है, क्लोज दिखाना है। देखो बेटा अब मैं पहले दिखाऊंगा ए को क्लोज्ड। ए को क्लोज्ड दिखाने के लिए आप ये दिखा दो कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए के ही इक्वल है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो रफ में बताता हूँ आपको। अगर आप ये दिखा दें कि बेटा ए क्लोजर इक्वल टू ए, अगर आप ये दिखा पाए तो इसका मतलब ए क्लोज्ड हो जाएगा। इनमें से एक चीज़ ऑलवेज होल्ड होती है, हम लिखते हैं यहाँ पे सिंस, ठीक है बेटा, ए कंटेन्ड इन ए क्लोजर, ये हमें पता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख दें वी नो दैट, इसको ऐसे लिख लें वी नो दैट ए कंटेन्ड इन ए क्लोजर। ये हमें पता है कि कोई भी सेट उसके क्लोजर में कंटेन होता है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया बेटा, ठीक है। अब मेरा रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हो गया, रिक्वायर्ड टू प्रूव मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ए क्लोजर ए में कंटेन हो जाए बेटा, ठीक है। इसके लिए मैं ए क्लोजर से एक एलिमेंट लेके चलूँगा, उसको एनी हाउ ए में लेके आऊँगा। तो मैंने लेट किया, लेट जेड बिलोंग्स टू ए क्लोजर, ठीक है बेटा। जब ए क्लोजर से ये एलिमेंट लिया मैंने जेड, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता है मुझे कि कोई भी सेट अगर ए क्लोजर से आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा ये, कोई भी सेट कोई भी एलिमेंट अगर जेड ए क्लोजर से है तो हमें इस ए से एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी जो इस जेड को कन्वर्ज करेगी। तो मैं लिखता हूँ, ज़्यादा समझ आ जाएगा, कि विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आ सीक्वेंस, मैंने कह दिया कि सीक्वेंस जेडन मिली इन ए, कहाँ से मिलेगी, जिसका क्लोजर है उस सेट से। क्लोजर किसका है, ए का, तो ए से मिलेगी सीक्वेंस, ये याद रखना है। कैसे मिलेगी कि सच दैट कि ये जो जेड एन है ना बेटा, ये इस जेड को कन्वर्ज करता होगा, जेड एन कन्वर्जेस टू जेड, ये हमें पता होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे कि अगर जेड ए क्लोजर से है तो हमें ए से एक सीक्वेंस मिलेगी जेड एन, कि जेड एन इस जेड को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इस रिजल्ट को यूज करेंगे। देखो बेटा अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, जेड एन सीक्वेंस कहाँ से मिली है, ए से। इसका मतलब जेड वन जेड टू सभी के सभी कहाँ से आ रहे हैं, पर्टिकुलर आपके ए से आ रहे हैं। ए में कौन से एलिमेंट जाते हैं बेटा, ए में वही एलिमेंट जाते हैं जो डब्ल्यू नोट आंसर दें। इसका मतलब तो एफ ऑफ जेड वन एफ ऑफ जेड टू सभी क्या होंगे, डब्ल्यू नोट आंसर देते होंगे। तो नेक्स्ट लाइन में वही लिखूंगा मैं कि विच इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड एन इक्वल टू डब्ल्यू नोट फॉर ऑल एन, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जेड एन एक सीक्वेंस थी बेटा, जेड एन एक सीक्वेंस है जो ए में है, तो जेड एन का कोई रोल ही नहीं रहा कि यहाँ पे क्या हो गया कि जो जेड एन है वो ए से होने की वजह से एफ ऑफ जेड एन आपको डब्ल्यू नोट आंसर दे रहा था। अब मैं इसका यूज करता हूँ, देखो अब हमें ये पता है कि जेड एन जेड को कन्वर्ज कर रहा है, लिखते हैं यहाँ पे सिंस जेड एन कन्वर्जेस टू जेड। अब आपको एक चीज़ दी हुई है बेटा, जो एफ है ना,
एफ जो सेट है हमारा, सेट कह रहा हूँ, एफ जो है वो कोई फंक्शन है, स्टेटमेंट में आपको वो डिफरेंशिएबल गिवन है, एफ फ्रॉम जी टू सी इज डिफरेंशिएबल। हमें पता है हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो एफ कंटिन्यूस भी होगा, इसका भी यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस जेड एन कन्वर्जेस टू जेड एंड एफ इज़ कंटिन्यूस। एक रिजल्ट बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको, देखो तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ देयरफॉर एफ ऑफ Zn ऑल्सो कन्वर्जेस टू एफ ऑफ जेड। हम f तभी अप्लाई कर सकते हैं बेटा यहाँ पे ऐसे जब f कंटिन्यूस हो, तो f कंटिन्यूस दिया हुआ है तो इसका मतलब f ऑफ Zn कन्वर्ज करेगा f ऑफ z को। लेकिन अगर आप देखें कि हर f ऑफ Zn क्या है, वो तो W नोट है, तो इसका मतलब W नोट कोई कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है हमारी जिसमें हर एलिमेंट W नोट है, तो इसका मतलब तो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस तो खुद इटसेल्फ जो वो कॉन्स्टेंट होता है उसी को कन्वर्ज करती है। इसका मतलब तो जो f ऑफ z है जिसको ये कन्वर्ज कर रही है वो भी क्या होगा, वो भी W नोट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख दूँ कि विच इम्प्लाइज, डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझा मैंने दिया आपको कि f ऑफ z इक्वल टू W नोट। लेकिन अगर f ऑफ z W नोट हो गया बेटा, जिस एलिमेंट पे f अप्लाई होने के बाद W नोट आंसर मिले वो एलिमेंट कहाँ चला जाता है बेटा, A में। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे कि विच इम्प्लाइज z बिलोंग्स टू A। तो हम कहाँ से लेके चले थे, A क्लोजर से लेके चले थे, तो इसका मतलब A क्लोजर A में कंटेन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। बाई 1 एंड 2 क्या हो गया, बाई 1 एंड 2 A इक्वल टू A क्लोजर। इसका मतलब क्या लिखेंगे, विच इम्प्लाइज A इज क्लोज्ड, ए क्लोज सबसेट बन गया जी का। अब मेरा रह गया कि ए को ओपन प्रूव करना। नेक्स्ट लिखते हैं हम, नाउ वी प्रूव ए इज़ ओपन। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से मैं समझा देता हूँ आपको कि ए को ओपन कैसे प्रूव करेंगे। पहले समझ लेते हैं, फिर इसको थोड़ी सी देर में हम कर लेंगे, 2 मिनट में। देखो जल्दी से, ए कोई भी सेट है अगर उसको ओपन कैसे करते हैं, आप इस ए से ना कोई एलिमेंट लेके चलो। मान लिया ए मैं ए से लेके चला, तो मुझे ये दिखाना होगा कि ए को सेंटर मान के कोई भी रेडियस और वो बॉल जो है ना ए में कंटेन हो। दोबारा से सुने, अगर हम किसी भी सेट को ओपन दिखाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसमें से एक एलिमेंट ले लो। मान लिया मैंने स्मॉल ए ले लिया ए से, तो ए को सेंटर मान के और रेडियस कोई भी लाओ, ऐसी रेडियस वाली जो बॉल है वो ए में कंटेन दिखा दो, तो ए ओपन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं इसके लिए यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि लेट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है बेटा, लेकिन आपको पता है कि ए जी में कंटेन है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब तो ए आपका जी में भी चला गया। लेकिन स्टेटमेंट में क्या गिवन है, देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, जी इज़ ओपन, इसका यूज करेंगे। देखो तो यहाँ पे लिखते हैं एक थिंग कि एंड सिंस जी इज़ ओपन। अगर जी ओपन है तो क्या होगा, देयरफॉर कोई ना कोई बॉल मिलेगी आपको जिसका सेंटर ए होगा। मैंने रेडियस मान ली एप्सिलॉन और वो कहाँ कंटेन होगी, जी में। ये कहाँ से पता चला, इसको ध्यान से देखना बेटा। देखो भैया ए से लिया, हम चाहते तो ये थे कि बी ए जो भी रेडियस है वो आए, वो बॉल ए में जानी चाहिए थी। लेकिन चलो ए जी में है और जी ओपन दिया हुआ है, आपको ओपन होने का यूज करो। जब जी ओपन है और ए जी से है, तो इस ए को सेंटर मान के कोई ना कोई रेडियस ऐसी मिलेगी आपको कि वो बॉल जी में कंटेन होगी, क्योंकि जी ओपन है। अब हम चाहते ये हैं, यहाँ पे लिखते हैं नाउ, मैं ये चाहूँगा कि रिक्वायर्ड टू प्रूव ये हो जाए कि यही वाली बॉल ना, बॉल तो मुझे मिल गई कि ये वाली बॉल जिसका सेंटर ए है, रेडियस एप्सिलॉन है, ये ए में जानी चाहिए। अब ये ए में कैसे जाएगी वो देखते हैं बेटा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो इस बॉल से एक एलिमेंट लेके चलूँगा, एनी हाउ उसको ए में दिखाऊँगा, तो मेरा प्रूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि नाउ लेट किया मैंने बेटा, लेट जेड बिलोंग्स टू ओपन बॉल सेंटर एट ए रेडियस एप्सिलॉन। मैंने जेड जो है इस बॉल से ले लिया बेटा। अब मैं किसी भी तरीके से ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो जेड है ना बेटा, वो ए में चला जाए, ये जेड आपका ए में चला जाए। अब देखो आप ये चीज़ और देखो, जेड ए में कब जाएगा, जेड ए में कब जाएगा, ए में वही एलिमेंट जाते हैं जहां एफ अप्लाई होने के बाद डब्ल्यू नोट आंसर दे। इसका मतलब आपको एफ ऑफ जेड बराबर डब्ल्यू नोट दिखाना पड़ेगा। तो मैंने जेड लिया है बी एप्सिलॉन। इसके लिए एक छोटा सा क्रैम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, मैं उसकी हेल्प से दिखाऊंगा कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू नोट। तो एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन जी फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू सी। किया मैंने जी फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू सी बाय कैसे कि जी ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी जेड प्लस 1 माइनस टी इंटू ए। ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया बेटा, जहाँ पे मैंने बता दिया कि जो टी है ना
वो आपका लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में। इसको समझते हैं, देखो क्या जी बेटा कोई फंक्शन है फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू सी बाय कैसे डिफाइन है कि जी ऑफ टी इक्वल टू एफ के टर्म्स में डिफाइन है, क्योंकि एफ फंक्शन हमें दिया हुआ है कैसे कि एफ ऑफ टी जेड प्लस 1 माइनस टी इंटू ए। ये स्टेप को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखी जी ऑफ टी तो आपका थ्योरम पूरा गलत हो जाएगा बेटा, तो इसको बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब मैं एनी हाउ ये दिखाऊंगा कि जो जी है ना बेटा वो कॉन्स्टेंट होगा। जी को कॉन्स्टेंट दिखाने के लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा मेरे बेटा कि जो g का डेरिवेटिव है वो 0 है। अब उसको कैसे दिखाएंगे, देखो मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ मैं कि बेटा मैं दिखाऊंगा कि g डैश किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 है, तो वहाँ से अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो यहाँ से ये जो g है कांस्टेंट हो जाएगा, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। तो अब मैं g डैश जब बनाना चाहता हूँ तो उसको बनाने के लिए देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, g का डेरिवेटिव कब आएगा मैं इस पे दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा बेटा यहाँ पे देखो कैसे मैं ये लेके चलूँगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से मैं लेके चलूँगा कि बेटा g ऑफ टी माइनस जी ऑफ एस अपॉन टी माइनस एस। ठीक है बेटा, ये मैं लेके चला, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि g ऑफ टी वो तो क्या डिफाइन है एफ ऑफ टी जेड प्लस 1 माइनस टी इंटू ए, तो एफ की टर्म्स में लिखा जाएगा। इसको मैं क्यों लेके चला, क्योंकि आपको याद होगा ये कुछ कुछ डेफिनेशन कैसी है, अगर मैं यहाँ लिमिट टी टेंस टू एस लगा दूँ तो ये जी डैश एस कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो मुझे यही दिखाना है कि जी डैश एस बराबर 0 हो जाए, तो अगर जी का डेरिवेटिव 0 हो गया तो इसका मतलब जी कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा, उससे मुझे बहुत यूज करूँगा मैं उसका, तो यहाँ पर मैं इसलिए इसको लेके चला, क्रैमिंग वाली कोई भी स्टेप नहीं है। तो जी की वैल्यू रखो यहाँ पे, जी क्या था एफ ऑफ टी जेड प्लस 1 माइनस टी इंटू ए। ठीक है बेटा, माइनस जी ऑफ एस एस की टर्म्स में हो जाएगा, तो जहाँ पे इसमें एफ में टी है वहाँ पे एस से रिप्लेस कर दो, तो बन जाएगा एफ ऑफ एस जेड प्लस 1 माइनस एस इंटू ए। ठीक है बेटा, अपॉन क्या हो जाएगा t माइनस एस। अब मैं इसको कैसे करूँगा, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे आप चेक करें, ये तो जो डेफिनेशन है किसकी बन गई, आप इसको पूरे को अपने दिमाग में कुछ भी मान लो, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जेड माइनस ए अगर हो तो ये एफ डैश ए बन जाएगा ना। तो इसको बनाने के लिए मुझे जो नीड पड़ेगी वो नीड पड़ेगी ये जो भी है ये और ये माइनस चाहिए मुझे डेनोमिनेटर में। तो मैं क्या करता हूँ, टी जेड प्लस 1 माइनस टी ए माइनस एस जेड प्लस 1 माइनस एस इंटू ए को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे डिवाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर एज इट इज़ बेटा एफ ऑफ टी जेड प्लस 1 माइनस टी इंटू ए माइनस एफ ऑफ एस जेड प्लस 1 माइनस एस इंटू ए अपॉन, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया टी जेड प्लस 1 माइनस टी इंटू ए। ठीक है बेटा, माइनस एस जेड प्लस 1 माइनस एस इंटू ए, इससे मैंने डिवाइड किया, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय सेम थिंग यहाँ पे लिखनी है अपॉन टी माइनस एस। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो क्या है, इससे मैंने डिवाइड किया है और यहाँ पे स्टेप में आप एज इट इज यही थिंग लिखेंगे। ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड। इसके बाद देखो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे जो ये वाली थिंग है यहाँ पे चलो लिख देते हैं इसको, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी जेड, ठीक है बेटा, प्लस 1 माइनस टी इंटू ए माइनस एफ ऑफ एस जेड प्लस 1 माइनस एस इंटू ए अपॉन में क्या करेंगे, देखो जो ये वाली थिंग्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, ए की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ऐसे ही ए की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा टी जेड प्लस ए माइनस टी ए। ठीक है बेटा, माइनस ये क्या हो जाएगा अंडर मल्टीप्लाई की माइनस एस जेड, और ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस माइनस प्लस एस ए, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, सो बेटा इनटू सेम यहाँ पे भी आएगा, क्या आएगा टी जेड
प्लस ए माइनस टी ए माइनस एस जेड माइनस ए और ये बेटा प्लस एस ए अपॉन टी माइनस एस। ठीक है बेटा, ये हुआ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो आप, यहाँ पे देखो किन किन टर्म्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करो कितनी टर्म्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, वो चेक कर लो बेटा। तो यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे होंगे तो ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। ठीक है, अब हमारे पास 4 टर्म्स बची। ऐसे ही यहाँ पे भी ए से ए कैंसिल हो गया। आप चेक करो बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूमरेटर में बात करो, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्या है टी जेड और ये क्या है आपका एस जेड। ठीक है बेटा, एस जेड, इन दोनों में जेड कॉमन है और उसके बाद ये टी ए और ये एस ए, इन दोनों में ए कॉमन है, तो मैं जेड और ए को कॉमन ले लूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, देखो इज इक्वल टू ये एफ ऑफ टी जेड, ये वाली और ये वाली, ये तो एज टी लिखना आपने एज इट इज, अपॉन में देखो क्या होगा, ध्यान से मैंने क्या किया बेटा, टी जेड वाली ये टर्म और ये वाली टर्म दोनों में से जेड कॉमन लिया, तो जेड कॉमन क्या बचेगा, टी माइनस एस बचेगा बेटा, और ये जो माइनस टी ए है ये वाली और ये वाली, इन दोनों में से ए कॉमन, तो प्लस ए कॉमन बेटा, यहाँ से क्या बचेगा, एस प्लस का है यहाँ पे देखो, और ये माइनस का टी है, तो एस माइनस टी। ठीक है बेटा, ऐसे ही न्यूमरेटर में क्या ये बनेगा हमारा जेड कॉमन बेटा और टी माइनस एस और प्लस ए कॉमन एस माइनस टी और डेनोमिनेटर में टी माइनस एस। अब देखो थोड़ा सा इसको अगर आप केयरफुली चेक करें, यहाँ पे क्या है बेटा टी माइनस एस, यहाँ पे है एस माइनस टी, तो क्या मैं इसको टी माइनस एस बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्लस की प्लेस पे माइनस कॉमन ले लेता, तो आप यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, यहाँ पे माइनस अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका टी माइनस एस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस ए, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस ए कॉमन और ये बन जाएगा बेटा टी माइनस एस। ठीक है बेटा, अगर आप इसको फिर से थोड़ा और मॉडिफाई करें तो देखो क्या होगा, थोड़ा और मॉडिफाई करें अगर हम इसको बेटा, तो इन दोनों में क्या है, टी माइनस एस कॉमन है, तो टी माइनस एस कॉमन, यहाँ से बचा जेड, यहाँ से बचा माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा, टी माइनस एस कॉमन और जेड माइनस ए, तो टी माइनस एस इंटू जेड माइनस ए। तो इसको लिख लो ऐसे ही आप, क्या यहाँ से इसको हटा दो, तो ये बन जाएगा क्या बेटा, डायरेक्ट लिखते हैं टी माइनस एस इंटू जेड माइनस ए, ये बनेगा, और अपॉन में टी माइनस एस चल ही रहा है, तो यहाँ से क्या हुआ, टी माइनस एस से टी माइनस एस कैंसिल हो गया, तो ये जेड माइनस ए बचा। और जो यहाँ पे ये वाली थिंग बच रही है मेरी, ये तो क्या बन रही है बेटा, देखो न्यूमरेटर तो वही है एफ ऑफ टी जेड प्लस 1 माइनस टी इंटू ए माइनस एफ ऑफ एस जेड प्लस 1 माइनस एस इंटू ए। ठीक है बेटा, और अपॉन में भी क्या है, टी जेड प्लस ए माइनस टी ए, इसको कुछ भी लें, लेकिन ये है क्या, हुआ तो इसको ही सोल्व है, तो ये तो वही है कि दिस माइनस दिस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें ये वाली थिंग जो है हमारी क्या बन जाएगी, अगर मैं लिमिट ले लूँ टी टेंस टू एस ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, तो उससे क्या होगा, देखो आप चेक करो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, ठीक है बेटा, न्यूमरेटर है या डेनोमिनेटर है उसको चेक करो, यहाँ पे है आपका जेड टेंस टू ए, ये वाली थिंग क्या है, जेड टेंस टू ए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट साइड क्या चल रही थी, जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ एस, तो नेक्स्ट स्टेप यही लिख लें आप, हमारा जो हुआ है जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ एस अपॉन टी माइनस एस इक्वल टू क्या आया है, देखो एफ ऑफ टी जेड, तो ये आया है एफ ऑफ टी जेड प्लस 1 माइनस टी इंटू ए। ठीक है बेटा, अपॉन और माइनस एफ ऑफ एस जेड प्लस 1 माइनस एस इंटू ए। ठीक है बेटा, अपॉन में क्या है, सेम ही थिंग है क्या कि बेटा टी जेड, या फिर इसको एस टी लिख लो आप, जो हमने प्रीवियस स्टेप में लिखा है क्या था, टी माइनस एस, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे टी माइनस एस कॉमन था और हमारा क्या बना था, जेड माइनस ए। ठीक है बेटा, और अगर आप चेक करें प्रीवियस स्टेप में यहाँ पे एक और ये जेड माइनस ए बचा था। ठीक है बेटा, तो यहाँ से भी क्या बन रहा था, जेड माइनस ए, तो इस जेड माइनस, देखो टी माइनस एस, जैसे यहाँ पे टी माइनस एस जेड माइनस ए बना, यहाँ से इसी को तो सोल्व किया, ये वाली थिंग देखो ध्यान से, ये वाली थिंग बेटा और ये वाली थिंग सेम है, तो जब इस वाली से टी माइनस एस इंटू जेड माइनस ए बना,
तो इससे भी क्या बनेगा, टी माइनस एस इंटू जेड माइनस ए, टी माइनस एस से टी माइनस एस कैंसिल, और इस जेड माइनस ए से ये वाला जेड माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ पे बचेगा आपका। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका एक और क्या था, जेड माइनस ए, तो ये जेड माइनस ए जो ये वाला है, ये वाला हट जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ बेटा। तो ये बचा बस हमारे पास। अब हम लेते हैं दोनों साइड लिमिट, टेकिंग लिमिट, ठीक है बेटा, t टेंस टू s। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, ये तो बन जाएगी g डैश s, ठीक है। और राइट साइड वाली क्या चीज़ बन जाएगी, f डैश, देखो ये g ऑफ t माइनस g ऑफ s, तो g डैश ये वाला नंबर बनता है, तो ये क्या बनेगा, f डैश दिस नंबर। तो ये क्या है, s z, यहाँ पे लिख लेंगे s z प्लस 1 माइनस एस इंटू ए, ठीक है बेटा। लेकिन हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, चेक करो जरा। स्टेटमेंट में गिवन है बेटा हमें एफ डैश जेड इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड। तो इसका मतलब पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं इस नंबर की, किसकी बेटा, इसकी, ये भी क्या होगा, ये भी 0 होगा। लिख देना यहाँ पे, बिकॉज एफ डैश जेड इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया कि जी डैश एस इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है बेटा। जहाँ पे एस क्या था, 0 और 1 के बीच में। तो इसका मतलब डायरेक्ट कह देंगे कि जी कैसा फंक्शन है, जी इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। लेकिन ध्यान रखना है, मैंने जी को कांस्टेंट कहा है, एफ को कांस्टेंट प्रूव करना है। तो जी के कांस्टेंट होने से क्या होगा, जी हर पॉइंट पे सेम आंसर देगा। जी की डोमेन क्या थी, क्लोज्ड इंटरवल 0-1। देख लो यहाँ पे जी था क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब जी 0 पे भी सेम देगा, 1 पे भी सेम देगा। ये नहीं पता क्या देगा, देखते हैं अभी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे विच इम्प्लाई जी ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 1, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा जी ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 1। लेकिन हमें पता है कि जो जी ऑफ टी था वो कैसे डिफाइन था, एफ की टर्म्स में था, एफ ऑफ टी जेड प्लस 1 माइनस टी इंटू ए, ऐसे डिफाइन था। तो यहाँ पे आप इसमें जी को 0 पुट करके देखो, टी की प्लेस पे 0 पुट किया तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 0 जेड 0, और ये 1 माइनस 0 जी 1 इंटू ए, तो एफ ऑफ ए बन गया बेटा, ठीक है। और जी ऑफ 1 की अगर बात करें वो क्या होगा, टी में 1 पुट कर दो इसी में, तो टी को 1 पुट किया तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी की जगह 1, तो एफ ऑफ 1 इंटू जेड जेड प्लस, और टी की जगह क्या पुट किया हमने, 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो बस एफ ऑफ जेड ही बनेगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड, ठीक है बेटा। तो जी ऑफ 0 और जी ऑफ 1 इक्वल है, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ जेड भी बराबर होंगे। तो लिखते हैं एफ ऑफ जेड बराबर एफ ऑफ ए। लेकिन अगर आप चेक करें, जो स्मॉल ए है वो कहाँ से लिया था हमने, स्मॉल ए तो हमने कैपिटल ए से लिया था। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने ए कहाँ से लिया हुआ है, कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए में तो कौन से एलिमेंट जाते हैं, जो डब्लू नोट आंसर देते हैं। इसका मतलब जो एफ ऑफ ए है वो किसके इक्वल होगा, डब्लू नोट के होगा, क्योंकि ए हमारा ए से है। तो लेकिन अगर एफ जेड पे डब्लू नोट दे रहा है तो इसका मतलब जेड भी कहाँ चला गया, ए में चला गया, ठीक है बेटा। तो हम ये जेड कहाँ से लेके चले थे, बी ए एप्साइलन से लेके चले थे, और ये ए में आ गया, तो इसका मतलब ए क्या हो गया, ओपन हो गया। तो हम लिखेंगे हैंस, ठीक है बेटा, ए इज ओपन एंड क्लोज्ड सबसेट ऑफ जी। ये जी का ओपन एंड क्लोज सबसेट है, दैट इज फाई नॉट इक्वल टू ए कंटेन्ड इन जी, बट जी इज़ कनेक्टेड। आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट में, जी के कनेक्टेड होने से क्या होगा, विच इम्प्लाइज ए और जी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब लिखता हूँ मैं एक बार ए को, ए क्या था, देखो ए था जी के वो एलिमेंट जहाँ पे पर्टिकुलर एफ अप्लाई होने के बाद डब्लू नोट आंसर देता था। अब यहाँ से जब ए और जी इक्वल हो गए, देखो बेटा यहाँ पे पेन चेंज करके बताता हूँ, जब ए और जी इक्वल हो चुके हैं, इसका मतलब तो जी के ही सारे एलिमेंट जो हैं वो डब्लू नोट ही देंगे। जब जी के सारे एलिमेंट डब्लू नोट ही देंगे तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि एफ कांस्टेंट हो गया। तो मैं डायरेक्ट ले देता हूँ यहाँ से, विच इम्प्लाइज एफ इज कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था कि f जो है ना वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाए। दोबारा से देख लो इसको, अगर a और g इक्वल हैं तो इसका मतलब तो g के ही
कोई एलिमेंट ए में जा रहे थे, तब जी और ए है इक्वल, तो इसका मतलब जी के सारे एलिमेंट पे एफ क्या देगा, डब्ल्यू नोट देगा। इसका मतलब एफ हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया बेटा, यही प्रूव करना था। तो कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।